हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में एमसीक्यूज़ पढ़े, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अलावा हम लोगों ने कल खाली स्थान भरो ये भी कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद हमारे सामने आ रहे हैं सत्य असत्य। यहीं से शुरू करना है ना हम लोगों को, बोले भैया? सही बोल रहा हूँ? तो चलिए सत्य असत्य की दुनिया में हम लोग चलते हैं। शुरुआत करते हैं। सत्य असत्य में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है धारा घनत्व अनुगमन वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपके नोट्सों में अनुमान वेग लिख गया है, वो अनुगमन वेग है ना, अनुगमन वेग कर लेना। धारा घनत्व अनुगमन वेग के यूँ बोल रहा है व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारा घनत्व अनुगमन वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भैया व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपन ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। धारा घनत्व में धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर NEVD, याद हो तो आपको, बोलो भैया। तो धारा घनत्व जे है, अनुगमन वेग VD है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं क्या? ये दोनों तो एक दूसरे के समानुपाती हैं, और वो वहाँ कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती हैं। वो कह रहा है धारा घनत्व अनुगमन वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है? असत्य बोल रहा है। कहानी समझ में आ रही है? तो उसने अगर पूछा धारा घनत्व अनुगमन वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? असत्य बोलेंगे। कहानी समझ में आ रही है? पढ़ लो एक बार इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला बोल रहा है। अगला क्या बोल रहा है पहले आप बताओ मुझे। आपको याद है एक ज़माने में मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, अगर याद हो तो आप लोगों को, RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी। याद है आपको? बोलो। वहाँ पर मैंने बताया था ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है ना। और ये जो काम होता था वो किसके लिए होता था? धातुओं के लिए और मिश्र धातुओं के लिए, है ना। याद आ रहा है सीन आपको? बोलो भैया। अब वो कह रहा है मरकरी, मरकरी बोले तो पारा, मरकरी बोले तो पारा। तो ताप बढ़ाने पर अगर कोई पूछे आपसे ताप बढ़ाने पर पारे का प्रतिरोध, तो क्या बोलोगे? बढ़ेगा या घटेगा? है बढ़ेगा, क्योंकि मरकरी को हम लोग धातुओं में कंसीडर करते हैं। बोलो, मरकरी को धातु मानते हैं, और धातु मानेंगे तो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला खुद ही देख लो, यही है। समझ में आता है कि नहीं? पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। समझ में आ रही है बात सभी को? चलूं आगे बढ़ूं? अच्छा, इसके बाद अगली बात आती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर बताया था। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर बताया था। वहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखाया था, प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या वगैरह पर निर्भर करता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, त्रिज्या वगैरह पर निर्भर नहीं करता। ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? बोलो भैया। अगर बताया था तो मुझे बताओ। अगर कोई ऐसे बोले किसी तार की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध है ना, किसी तार की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई व त्रिज्या पर निर्भर करती है, तो आप इसे क्या बोलोगे? सत्य बोलोगे या सत्य बोलोगे या असत्य बोलोगे? असत्य बोलेंगे, क्योंकि प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होती है वो चालक की लंबाई और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। आगे बढ़ जाऊं? अच्छी बात है। अब इसके बाद बेटा अगला वो बोल रहा है। अगले को बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साइंटिस्टों ने ये बात प्रयोग करके भी देखी है ना। इस आधार पे हम लोग इस स्टेटमेंट को कह रहे हैं। तो सुने, अपन ने अगर आपको याद हो तो व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था। ऐसे पढ़ा था, याद है आपको? इस तरीके से ये व्हीटस्टोन सेतु बनाया था आपने।
बोलो भैया, सबको क्लियर है ये बात? चित्र समझ में आ रहा है? व्हीटस्टोन सेतु में ये चित्र आपको पढ़ाया गया था? बोलो भैया, पढ़ाया गया था या नहीं पढ़ाया गया था? अब वो अगर बोले कि जैसे ये धारा मापी है और ये सेल है, अभी धारा मापी ऐसे जोड़ा है, सेल ऐसे जोड़ा है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर मैं, देखो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, A B C D, गौर से देखना आप, है सभी लोग गौर से देखना कि वो बोले कि देखो B और D के बीच में तो धारा मापी जोड़ा है, दिख रहा है? B और D के बीच में धारा मापी जोड़ा है, A और C के बीच में सेल जोड़ा है, ठीक है? जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? अब वो कह रहा है अगर मैं इसमें ये कर दूं, क्या कर दूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। वो आपसे ये कह रहा है, कहानी सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। A B C D, ठीक है? अब वो कह रहा है अभी धारा मापी B और D बिंदुओं के बीच में जुड़ा है ना, तो B D की बजाय हमने, अच्छा सेल और कुंजी A और C के बीच में जुड़े हैं, तो कह रहा है धारा मापी और सेल के स्थान बदल दूं, धारा मापी की जगह सेल लगा दूं और सेल की जगह धारा मापी लगा दूं। यानी कहानी ऐसी हो जाएगी, देखो बिंदु B और D के बीच में धारा मापी लगाए, तो बिंदु B और ये रहा बिंदु D, इनके बीच में मैं क्या लगा दूंगा, धारा मापी। ये देखो ये मैंने धारा मापी लगा दिया और ये कुंजी लगा दी। कहानी समझ में आ रही है आपको? और A और C के बीच में सेल लगाए, तो मैं सेल को उठा के कहाँ लगा रहा हूँ, B और D के बीच में। कहानी समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सेल और धारा मापी के स्थान में परिवर्तन कर दिया। बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? तो वो पूछता है कि अगर व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में सेल और धारा मापी के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में उसका संतुलन प्रभावित होता है कि नहीं होता? तो आप बताना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्थिति रहती है वही रहेगी। क्लियर? एज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। क्लियर? यानी अगर व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में धारा मापी और सेल के स्थान को आपस में एक दूसरे के साथ बदल दिया जाए, तो संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही स्थिति रहती है। क्लियर है? चलूँ आगे बढ़ जाऊँ? समझ में आ रही है बात सभी को? ओके, ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट पॉइंट से याद रखना है इसको। क्लियर? अब वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। वो कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु में धारा मापी तथा सेल का स्थान परस्पर बदलने पर सेतु का संतुलन प्रभावित होता है। तो असत्य, क्योंकि प्रभावित नहीं होता है। यही तो बता रहा था मैं आपको। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? हाँ? अच्छा एक बात और बताओ, समझ में आया ना ये आप लोगों को? इसके बाद अगली बात पे आते हैं। अगली बात करने से पहले आपको याद है मैंने आपको एक समय पढ़ाया था, दो प्रकार के परपथ होते हैं, ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ। बोलो भैया, वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परपथ कहलाते हैं। याद है आपको? ओमीय परपथ में धारा और विभव के बीच का जो ग्राफ होता था वो ऐसा होता था, क्योंकि V समानुपाती I होता था। बोलो भैया, रेखीय ग्राफ होता था, सरल रेखीय ग्राफ। लेकिन वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते थे उन्हें हम अनोमीय परपथ कहते थे। अब बताओ, अनोमीय परपथ में आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफ जो होता है वो I और V के बीच का ऐसा होता है। बोलो, मुझे चित्र देख के बता सकते हो इनमें से कौन सा रेखीय ग्राफ है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर ये रेखीय ग्राफ है, ये तो वक्राकार है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर? तो ओमीय परपथ में धारा और विभव के बीच खींचा गया ग्राफ रेखीय होता है। अनोमीय परपथ में रेखीय होता है क्या? नहीं होता। तो अगला खुद ही पढ़ो, सत्य सत्य जो दिया है। यूँ कह रहा है अनोमीय प्रतिरोध के लिए V और I में संबंध, V और I में ग्राफ है ना, संबंध या V में ग्राफ से ही मतलब है। तो कह रहा है रेखीय नहीं होता है। तो सही कह रहा है, अनोमीय परपथ में रेखीय नहीं होता है, वक्राकार होता है। समझ में आ रही है बात? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ूं? ओके, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक जितना भी आपको करा दिया उतना आपको समझ में आ गया प्रॉपर सभी को। आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात क्लियर है तो अगली बात पे आते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताओ
अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन समझाया था और मैंने आपको सेलों का समांतर क्रम भी संयोजन भी समझाया था। बोलो भैया, समझाया था कि नहीं समझाया था? कोई मुझे बता सकता है कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन लाभप्रद कब होता था? कोई भी जो बता सकता है वो हाथ खड़ा करे। वेरी गुड, काफी लोग बता पा रहे हैं यहाँ पर। अमित बताएं जरा, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कब लाभप्रद होता था? हाँ शाबाश। लेकिन आपकी आवाज, आप लोगों को सुनाई दे रही है अमित की आवाज? हाँ अमित जोर से बोलो, पर तुम्हारे लिपसिंग से मैं समझ गया। दोबारा बोलो, लीड निकाल लो मोबाइल में थे फिर बोलो, या माइक को मुंह के पास रख के बोलो। चलो ठीक है, तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है। अमित ये कहना चाहता है। शिवानी आप बताओ, चलो माइक ऑन करो, बोलो। हाँ वेरी गुड, क्लियर। हमने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन लाभप्रद तब होता है जब बाहरी प्रतिरोध का मान कैपिटल आर बहुत अधिक होता है। किससे? आंतरिक प्रतिरोध से। क्लियर। अगर हमारे पास बाहरी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है और आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो ऐसी सिचुएशन में सेलों को कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम संयोजन में, है ना? तब हमें लाभप्रद स्थिति मिलेगी। लेकिन अगर बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में हमें समांतर क्रम संयोजन में जोड़ना चाहिए। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना? सब पढ़ा चुका हूँ पहले। अब देखते हैं इस पे बेस्ड सत्य सत्य क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को। तो देखो यहाँ पर बाहरी प्रतिरोध बहुत बड़ा है आंतरिक प्रतिरोध से, तो इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध कैसा हुआ? ज़्यादा हुआ या कम हुआ? कम हुआ, है ना? बाहरी प्रतिरोध का मान बहुत बड़ा है, आंतरिक प्रतिरोध कम ही तो हुआ। और वो यही बोल रहा है कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। तो सत्य हुआ या असत्य हुआ? सत्य हो गया। समझ में आई बात? सत्य क्यों हो गया बेटा? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अगली बात आती है, एक बात बताओ, यूँ कह रहा है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो असत्य हो गया। करता है। इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, याद है आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है। इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है या बढ़ जाता है? घट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या नहीं करता है? करता है। समझ में आई बात? और यहाँ पर क्या बोल रहा है पट्टा हमसे? यहाँ पर बोल रहा है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो असत्य हो जाएगा। बोलो भैया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आप एक बात बताओ, क्या विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो क्या? हाँ ना में जवाब दो। विभवमापी अपन ने पढ़ाया था, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं विभवमापी से। वोल्ट मीटर तेव कर लेते होंगे। वोल्ट मीटर से केवल दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापा जा सकता था। अगर मैं यूँ सोचूं कि वोल्ट मीटर से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लो तो मैं कर पावेंगो का? नहीं कर पावेंगो। तो चलिए देखते हैं। वो कह रहा है वोल्ट मीटर द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो सत्य हुआ या असत्य हुआ? सत्य है तो ऐसे दिखा दो, असत्य है तो ऐसे दिखा दो। क्रॉस। सत्य है या असत्य है?
मिला जुला सा असर दिखाई दे रहा है। फिर से सुनो, वो कह रहा है वोल्ट मीटर द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो सत्य हो गया ये, वोल्ट मीटर द्वारा थोड़ी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। बोलो भैया, सही कह रहा है वो। विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब ये बताओ सत्य है या असत्य? तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि विभवमापी द्वारा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? बोलो बबुआ। आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे आते हैं। विभवमापी के तार एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो असत्य हो गया, कह रहा है विभवमापी के तार एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। पट्टा पागल सो। क्लियर? तो विभवमापी के तार काय के बनाए जाते हैं पता है आपको? मैग्नेन अथवा कॉन्स्टेंटेन के। वेरी गुड आशु, क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? विभवमापी के तार कॉन्स्टेंटेन अथवा मैग्नेन मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। और जहाँ मैं हमसे कह रहा हूँ पगला कि विभवमापी के तार एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो सत्य बोलोगे या असत्य बोलोगे? असत्य बोलोगे। शाबाश, आप अच्छे बच्चा हो। आगे चलते हैं। विभवमापी, ये पागल सुनियो, अब जो कह रहा है विभवमापी के तार तांबे के बनाए जाते हैं। बताओ भैया, सत्य या असत्य? जोर से बोलो, सत्य या असत्य? तो असत्य, वही टाइप को है वो। चलो ठीक है। कल को अगर मैंने जो पूछ ली विभवमापी के तार सोने के बनाए जाते हैं, तो क्या बोलोगे? असत्य। क्लियर? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। विभवमापी द्वारा वोल्ट मीटर व मीटर का अंशांकन किया जा सकता है। बता भैया, सीधे सीधे पॉइंट हैं। सत्य असत्य? सत्य। शाबाश, ठीक है ना। अगला कह रहा है विभवमापी द्वारा कम विद्युत वाहक बल का मान यथार्थता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। विभवमापी द्वारा बताओ भैया, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो पढ़ा था अपन ने, विभवमापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। ई बराबर अकल, ई बराबर के एल, याद है? बोलो भैया। चलो अच्छी बात है, अगर इतने गई क्लियर है तो फिर बात ही का हिला ला रहे। इसके बाद जोड़ी मिलाओ। क्या मिलाओ? जोड़ी मिलाओ। चलो मैंने 1 से 2 मिनट का समय दिया, खुद से मिलाओ जोड़ी, मैं नहीं मिलाऊंगा। ओके, चलो करो। आपकी ईमानदारी आपके साथ है, देखना नहीं। आप ऐसे समझो कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, तुम्हारे सामने ये जोड़ी आ गई, ठीक है? जोड़ी आ गई, करो करो करो, कोशिश एक करो खुद से। चलिए, मुझे उम्मीद है सबने कर लिया होगा। जिन्होंने कर लिया बहुत सुंदर बात है, जिन्होंने नहीं किया वो लोग देखेंगे हम लोग ध्यान से। जोड़ियों में सबसे पहला कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध। तो आपको याद होगा, हमने आज से 2-3 दिन पहले आंतरिक प्रतिरोध का एक सूत्र याद किया था। स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V-1, याद है? तो क्या हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध का? का हो जाएगा स। क्लियर? स्मॉल कैपिटल R E/V-1। इसके बाद अगला कह रहा है हमसे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, आज से कुछ दिनों पहले आपने एक सूत्र पढ़ा था, R बराबर ρL/A। R प्रतिरोध है, ओम में नापेंगे। रो विशिष्ट प्रतिरोध है। इसी का देखो, रो का मान हमें निकालना है। L लंबाई है, मीटर में नापती है। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापते हैं, यानी मीटर स्क्वायर। मीटर से वर्ग कट जाएगी, मीटर जब जालंग लांगो तो ओम मीटर। क्लियर है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओम मीटर, यानी ख का द हो जाएगा। इसके बाद अगला है धारा घनत्व। धारा घनत्व की अगर हम बात करें तो बेटा, धारा घनत्व हमने पढ़ा था J बराबर I/A। धारा घनत्व को अक्षर J से प्रदर्शित करते थे, J बराबर I/A। I धारा है तो एम्पियर, A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापते हैं। तो धारा घनत्व के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। बोलो भैया,
एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। तो ग का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रही है सभी को? आगे की बात करता हूँ। इसके बाद अगला बोल रहा है विद्युत परपथ में किसी संधि पर सिग्मा आई बराबर 0। तो ये तो किरचॉफ का प्रथम नियम है, अपन ने पढ़ा था। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। सिग्मा आई बराबर 0 बताया था ना। तो सिग्मा आई बराबर 0 हमारा क्या हुआ, किरचॉफ का प्रथम नियम। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब घ का हमारा क्या हो गया, ब। ओके, अगला है धारा। धारा को एम्पियर में नापते हैं, तो इसका हो जाएगा अ ई। सीन क्लियर है सभी को? बोलो बबुआ, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? चलो अब अगली मैचिंग के लिए मैंने आपको फिर से 2 से 3 मिनट का समय दिया। करो फटाफट, स्वयं करना खुद, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। क्लियर? करो फटाफट। इसके बाद अगली जोड़ी की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ने कर लिया होगा, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं इसे, ठीक है ना। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में अधिकतम धारा के लिए, है ना, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन मैंने अव्याली 2 मिनट पहले भी हमने बात की थी बेटा। श्रेणी क्रम संयोजन तब लाभप्रद होता है जब बाहरी प्रतिरोध का मान बहुत बड़ा हो आंतरिक प्रतिरोध से। क्लियर? सही बोल रहा हूँ? अब इसे या तो ऐसे लिख दो। अब एक बार बता, अगर जाए यहाँ लिखें बाहरी प्रतिरोध बहुत बड़ा है आंतरिक प्रतिरोध से, क्या इस स्टेप को ऐसे नहीं लिख सकता आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा है बाहरी प्रतिरोध से? इस लाइन का मतलब एक ही है कि अलग अलग है? बोलो भैया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये लाइन और ये लाइन, इस बात का मतलब एक ही है या अलग अलग है? इन दोनों का मतलब एक ही है। तो कह रहा है श्रेणी क्रम संयोजन में अधिकतम धारा के लिए क्या होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहरी प्रतिरोध के मान से बहुत कम होना चाहिए। या ऐसे बोल दो, बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक होना चाहिए। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा हमारा, क का हो गया द। समझ में आ रही बात? क का द क्यों बोल रहा हूँ? अब इसके बाद अगली बात आती है विभवांतर। विभवांतर की अगर मैं बात करूँ तो विभवांतर कैसे नापा जाता है? वोल्ट मीटर से नापा जाता है। बोलो, विभवांतर वोल्ट मीटर से नापा जाता है। तो ख का स, लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है, विभवमापी भी हो सकता है, स भी हो सकता है और प भी हो सकता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो इसे वेल 2 मिनट बाद फिर देखेंगे, ठीक है। विभवांतर के 2 आंसर हो सकते हैं, वोल्ट मीटर भी हो सकता है और विभवमापी भी हो सकता है। विभवमापी से भी तो हम लोग विभवांतर नाप लेते हैं। बोलो भैया, नाप लेते हैं कि नहीं नाप लेते? बोलो। तो ये भी हो सकता है, तो इसमें लोच है थोड़ा सा, अव्याल उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। अगली बात आती है सेलों के समांतर क्रम संयोजन में अधिकतम धारा के लिए। तो समांतर क्रम संयोजन कब लाभप्रद होता है? जब बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत कम हो या आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहरी प्रतिरोध के मान से बहुत ज़्यादा हो। तो ग का क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, ब। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल हम कैसे नाप पाते हैं? विभवमापी से नाप पाते हैं। वोल्ट मीटर से विद्युत वाहक बल तो नपता नहीं है ना। विद्युत वाहक बल विभवमापी से नपता है। अब ऊपर वाला क्लियर हो गया? विभवांतर का वोल्ट मीटर हो जाएगा, इसमें फिर विभवमापी नहीं आएगा, क्योंकि विभवमापी किसके लिए सेट हो गया? विद्युत वाहक बल के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप सभी को? बोलो भैया, आगे बढ़ूँ। इसके बाद अगली बात आती है विभव प्रवणता। तो मैंने बताया था प्रति एकांक लंबाई में विभव में गिरावट को विभव प्रवणता कहते हैं, या प्रति एकांक लंबाई में विभव में गिरावट। विभव में गिरावट का मतलब विभव में पतन हो रहा है, बोला है ना। तो ये अगला हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है, विभव प्रवणता। तो इसका हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन। समझ में आई बात? क्लियर है भैया? इसके बाद अगला है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था अपन ने, I²RT, अगर आपको पता हो तो याद करो। विद्युत ऊर्जा W बराबर क्यों बे, फिर Q बराबर IT बताई थी, और V बराबर होता है IR। तो आप खुद ही देख लो, I × I² R वैसों की वैसों और T वैसों की, ये सब सूत्रों की स्थापना करवाई थी आपको। बोलो भैया, सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? तो विद्युत ऊर्जा क्या हो गई? I²RT। कैसे आया I²RT? समझ में आ रही है बात? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को?
पेपर में अगर आ गया तो ऐसे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहानी ख़त्म। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए, पढ़िएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई। इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 ख़त्म कहानी। क्लियर? इति श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्यायम संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। क्लियर? कल फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।